हेलो बच्चों, आप सभी को पंकज सर की पाठशाला में स्वागत है। तो आज मैं अपने क्लास 10 के बच्चों के लिए बायोलॉजी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक रेस्पिरेशंस का वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको रेस्पिरेशन से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जैसे उनके टाइप्स, जैसे कि एरोबिक एंड एनएरोबिक, प्लस अपने जो ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको डिटेल्ड में इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। ओके, तो वे बच्चे जो आज मेरे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबा दें, जिससे हमारा जो भी अगला वीडियो होगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और हाँ, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। ओके, तो चलिए बिना देर करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, रेस्पिरेशन। नाउ व्हाट इज रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन को समझने से पहले सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं, वो है ब्रीदिंग। व्हाट इज ब्रीदिंग एंड व्हाट इज रेस्पिरेशन? नाउ ब्रीदिंग मीन्स सिंपली प्रोसेस क्या है, तो हम लोग जो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, यही ब्रीदिंग है। ओके, तो ब्रीदिंग इज सिंपली the intake of oxygen and release of CO2। ये जो प्रोसेस है इसी को कहते हैं ब्रीदिंग। तो सर रेस्पिरेशन क्या है? तो रेस्पिरेशन जो है, देखो हम लोग जो ऑक्सीजन लेते हैं ना, ये हमारी ब्लड में जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होते हैं उसको ब्रेक डाउन करके उसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है बाय कौन सा प्रोसेस? तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ओके, तो जो ये जो प्रोसेस है ब्रेक डाउन ऑफ फूड मीन्स ग्लूकोज को किसमें? तो हम एनर्जी में पार्टिकल जिसको हम लोग एटीपी कहते हैं, इस प्रोसेस को ही कहते हैं क्या? तो रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन क्या है? ये क्या है? ब्रेक डाउन of glucose into energy particle। एनर्जी पार्टिकल क्या है? तो एटीपी में बाय ऑक्सीडेशन इज नोन एज रेस्पिरेशन। तो आशा करते हैं कि आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि ब्रीदिंग का क्या मतलब है और रेस्पिरेशन का क्या मतलब है। ओके, नाउ अब कुछ इंपॉर्टेंट बात को समझते हैं। हम लोग ये चैप्टर में क्या पढ़ने जा रहे हैं? तो हम लोग रेस्पिरेशन को पढ़ने जा रहे हैं। तो रेस्पिरेशन क्या है? तो ये ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज ऑफ क्या है? इनटू एनर्जी पार्टिकल्स। ओके, तो ये एनर्जी पार्टिकल में ब्रेकडाउन के प्रोसेस को ही हम लोग पढ़ते हैं। अब ये जो पार्टिकल के जो ब्रेकडाउन है, ये अलग अलग जो हमारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अलग अलग जीवों में अलग अलग होती है। किसी में ऑक्सीजन, किसी में जो ब्रेकडाउन है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है और किसी में इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। तो इस बेसिस पे जो ये जो रेस्पिरेशन है इसको दो पार्ट में बांटा गया है। ओके, कौन सा दो पार्ट? तो पहला है एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो ये दो पार्ट में रेस्पिरेशंस को बांटा गया है, एरोबिक एंड एनएरोबिक। एरोबिक में क्या होगा? ये जो ब्रेकडाउन होगा ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा, और एनएरोबिक में ये जो ब्रेकडाउन होगा ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगा, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसको अभी डिटेल में हम लोग समझेंगे। तो ये दोनों में क्या होता है? ब्रेकडाउन ही होता है ग्लूकोज में। किसी किसी ऑर्गेनिज्म में एरोबिक रेस्पिरेशंस होगा। जनरली हम लोग जितने भी ह्यूमंस हैं उसमें एरोबिक होता है। अब बहुत ऐसे जीव हैं जिसमें कौन से होंगे? तो उसमें एनेरोबिक होंगे, जैसे ईस्ट में, और जैसे बहुत सारे ऐसे जीव हैं जिसमें क्या होंगे? एनेरोबिक होगा, और उसमें ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज क्या होगा? इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा। ओके, नाउ
ये तो हम लोग अभी डिटेल में पढ़ने जाएंगे, बट एक चीज़ आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट समझना है कि चाहे वो एरोबिक हो चाहे वो एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, कोई भी जीव हो, राइट है, तो इससे पहले, इन दोनों प्रोसेस से पहले किसी भी जीव में, चाहे वो कोई भी, मतलब वो आपका यूनिसेल्युलर हो, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म हो, कैसा भी हो, एक प्रोसेस सब में कॉमन होता है और वो होता है कौन सा प्रोसेस? तो ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस क्या है, अभी मैं डिटेल में आपको कुछ नोट लिखाने जा रहा हूँ, आप लोग आराम से नोट कर लेंगे। तो ग्लाइकोलाइसिस क्या है? तो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में क्या होता है, सबसे पहले ग्लूकोज जो है ना, वो ग्लूकोज से कितने क्या फॉर्मूला होता है? तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, राइट है। तो C6H12O6 जो है, ये क्या होता है, दो पायरुविक या पायरुवेट मॉलिक्यूल में टूट जाता है, और यही जो पायरुविक एसिड है या जो ये जो पायरुवेट है, यही आपके इन दोनों से जो या तो एरेबिक हो या एनारोबिक हो, उसमें वो यूज़ किया जाता है। यानी इस प्रोसेस में डायरेक्ट ग्लूकोज पार्टिकल को यूज़ नहीं करते हम लोग। फॉर्मेशंस, एटीपी फॉर्मेशंस में हम लोग किसको यूज़ करते हैं? तो वो लोग ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को यूज़ करते हैं। ओके, तो ग्लूकोज को पायरुविक एसिड में बदलने का प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो उसे ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। ओके, तो चलिए ग्लाइकोलाइसिस टॉपिक को डिटेल में समझते हैं और उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखते हैं। ओके, ग्लाइकोलाइसिस, आप लोग कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करें। दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन रेस्पिरेशन इन ऑल ऑर्गेनिज्म। ये क्या है? ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें जैसा भी रेस्पिरेशन हो, चाहे एरोबिक हो चाहे एनारोबिक हो, उसमें फर्स्ट स्टेप यही होता है, ग्लाइकोलाइसिस। फिर क्या है? दिस प्रोसेस ऑकर इनसाइड साइटोप्लाज्म। ये कहाँ होता है? तो ये साइटोप्लाज्म में ऑकर होता है। ठीक है, नेक्स्ट, इन दिस प्रोसेस one glucose molecule is broken down into two molecules of pyruvate या pyruvic acid। तो पायरुवेट का फॉर्मूला क्या है? CH3COCOH। देखिए जरा ध्यान से, इसमें कितने कार्बन हैं? 3 कार्बन हैं, राइट है। तो 3 कार्बन, और आपको ग्लूकोज में क्या फॉर्मूला होता है? तो उसमें 6 कार्बन होते हैं, 12 ऑक्सीजन होते हैं, 12 हाइड्रोजन होते हैं और 6 ऑक्सीजन होते हैं। ये 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल में टूट जाता है, राइट है। नाउ दिस प्रोसेस डज नॉट यूज ऑक्सीजन। इस प्रोसेस को होने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। साथ में इसमें कोई भी CO2 का प्रोडक्शन भी नहीं होता है, और इसमें एक स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। व्हाट इज द फुल फॉर्म ATP? इसको कहते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या कहते हैं? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में एनर्जी बनता है। ठीक है, तो ये जो है, ये आप लोग को पता ही होगा कि ATP को क्या कहा जाता है? तो ATP को सेल का एनर्जी करेंसी कहते हैं, राइट है। तो ATP का फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अभी इसे डिटेल में हम लोग करेंगे। तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ये बहुत कम अमाउंट में बनता है। नाउ इस प्रोसेस के बाद ग्लूकोज किसमें ब्रेक डाउन हो चुका है? तो ग्लूकोज पायरुविक एसिड या पायरुवेट में टूट चुका है। अब यही पायरुविक एसिड या पायरुवेट या तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में जाएगा या तो एरोबिक रेस्पिरेशन में जाएगा। ठीक है, किसी में जा सकता है, वो जैसा ऑर्गेनिज्म है उसमें वैसा ये ब्रेक डाउन होगा। ओके, तो चलिए अब हम लोग वो 2 टाइप के जो रेस्पिरेशंस हैं, एरोबिक एंड एनारोबिक को, उसको डिटेल में समझते हैं। ओके, एरोबिक रेस्पिरेशन, जो हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसके बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल बहुत ज़्यादा होता है, कहने का मतलब वो अगर ऑक्सीजन रिच ऑर्गेनिज्म है तो उसके बॉडी में क्या होगा? तो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। मैंने कुछ पॉइंट लिखा है, उसे आप ध्यान से देखेंगे। इन मेजॉरिटी ऑफ हायर ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन इज सफिशिएंटली अवेलेबल इनसाइड द सेल। सेल में क्या होता है? ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा होता है।
under such condition, oxygen rich condition, the pyruvate molecule enters the mitochondria. इस केस में पायरुविक एसिड है वो माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर करता है और वहां पर क्या करता है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन ऑकर होता है। कहने का मतलब क्या है कि एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होता है, तो लोकेशन आपको पता होना चाहिए। तो एरोबिक रेस्पिरेशन हायर ऑर्गेनिज्म में माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अब आपको कुछ समझ में आ रहा होगा ना कि माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन होता है और रेस्पिरेशन से क्या बनता है, तो एटीपी बनता है। एटीपी क्या है, एनर्जी है। दैट्स वाई माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, तो पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ठीक है ना, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि उसमें रेस्पिरेशंस के साइकिल क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। ठीक है। नाउ अब देखिए, जो रेस्पिरेशन है, जो एरोबिक रेस्पिरेशन है, उसको दो पार्ट में बांटा गया है। एक है क्रेब्स साइकिल और दूसरा ईटीसी। ईटीसी मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन को दो पार्ट में बांटा गया है, राइट है। तो चलिए सबसे डिटेल में इसको हम लोग पढ़ते हैं और सबसे पहले क्रेब्स साइकिल को डिटेल में हम लोग स्टडी करते हैं विथ फ्लो चार्ट। ओके, तो चलिए आप लोग क्रेब्स साइकिल हेडिंग लगा लीजिए। ओके, क्रेब्स साइकिल, तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन का फर्स्ट साइकिल है। इस साइकिल के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमने ये लिख दिया है। देखिए यह फर्स्ट स्टेप क्या कहता है, फर्स्ट प्रोसेस क्या है कि दिस स्टेप ऑकर्स इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये साइकिल कहाँ पे होता है, तो ये साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। नेक्स्ट, इन दिस प्रोसेस each molecule of pyruvate is completely oxidized to produce 3 molecules of CO2। क्या मतलब, एक पायरुविक एसिड 3 मॉलिक्यूल CO2 को बनाएगा। अब एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बनता है, यानी कि एक पायरुविक एसिड 3 CO2 देगा, यानी 2 पायरुविक एसिड 6 CO2 देगा। यानी क्या समझ में आया कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 6 मॉलिक्यूल्स किसका, तो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल निकलेगा। तो यही बात यहाँ लिखा हुआ है। सो अ टोटल ऑफ 6 molecules CO2 are produced from 2 molecules of pyruvic acid या pyruvate। Have you understood or not? Now next point, this process gives rise to reduced coenzyme। अब जो प्रोडक्ट है, जो पायरुविक एसिड नेक्स्ट जो कंपाउंड में बन गया, ठीक है, जो इंटरमीडिएट कंपाउंड बन गया उसे रिड्यूस्ड कोएंजाइम बोलेंगे और ये अब नेक्स्ट साइकिल में जाएगा। ओके, तो क्या कह रहा है, दिस प्रोसेस गिव्स राइज टू रिड्यूस्ड कोएंजाइम विच कंटेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होता है। तो ये जो रिड्यूस्ड कोएंजाइम है, जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, ये नेक्स्ट साइकिल ईटीसी में जाएगा और वहाँ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट करेगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट साइकिल को स्टडी करते हैं। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट साइकिल को देखते हैं। ईटीसी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, ये क्रेब्स साइकिल के बाद का साइकिल है। ठीक है, तो इसके जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है मैंने लिख दिया है, आप लोग नोट करिए। फर्स्ट पॉइंट क्या है, दिस इज द फाइनल स्टेप इन विच एटीपी इज प्रोड्यूस्ड। ये फाइनल स्टेप है जिससे क्या बनता है, तो एटीपी बनता है। दिस ऑकर्स इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया। ये भी जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। नेक्स्ट, इन दिस प्रोसेस द रिड्यूस्ड कोएंजाइम, क्या रिड्यूस्ड कोएंजाइम, जो क्रेब्स साइकिल में जो बना था ना इंटरमीडिएट कंपाउंड, उसी को बोलते हैं रिड्यूस्ड कोएंजाइम, आर ऑक्सीडाइज्ड विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। तो इसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, किसमें, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ऑक्सीडेशन के बाद क्या होगा, तो फाइनली वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर्म। यानी क्या, इसमें ऑक्सीडेशन के पश्चात क्या बनता है, तो वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। यानी आपको क्या समझ में आया कि क्रेब्स साइकिल में CO2 बनता है और ETC में वाटर बनता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो क्रेब्स साइकिल में क्या निकलता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और ETC में क्या निकलता है, तो वाटर मॉलिक्यूल निकलता है। नाउ लास्ट पॉइंट क्या है, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड
विच इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP। ओके, तो इस प्रोसेस में ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है जो ATP के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ओके, तो दिस 2 स्टेप्स आर देयर इन एरोबिक रेस्पिरेशन। तो आइए एक फ्लो चार्ट के जरिए ये दोनों प्रोसेस को हम लोग डिटेल में समझते हैं, जिसके कारण आप लोग आराम से उसे याद भी रख सकते हैं। और अगर आप बोर्ड एग्जाम में अगर आप इस फ्लो चार्ट को बनाइएगा तो आपको और बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा। तो चलिए ये फ्लो चार्ट को हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो आइए ये फ्लो चार्ट को हम लोग देखते हैं, जिससे एरोबिक रेस्पिरेशन आप बहुत ही अच्छा से डिटेल्ड में समझ जाएंगे और आपको याद भी रखने में बहुत सुविधा होगा। देखिए सबसे पहले क्या हुआ, तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल जिसका फॉर्मूला C6H12O6 है, उसका क्या हुआ, तो उसका ग्लाइकोलाइसिस हुआ। राइट है, हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद वो क्या बना, तो पायरुविक एसिड में बना। कितने, तो 2 पायरुविक एसिड बना। नाउ पायरुविक एसिड किस में हुआ, तो क्रेब्स साइकिल में इंटर किया। कहाँ पर, तो माइटोकॉन्ड्रिया में, जिससे क्या हुआ, CO2 रिलीज हुआ। राइट है। उसके बाद ये पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट हो गया, तो रिड्यूस्ड कोएंजाइम में कन्वर्ट हो गया। फिर ये नेक्स्ट साइकिल में इंटर किया, जिसको ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहें, जिसमें उसमें ये जो रिड्यूस्ड कोएंजाइम है उसका ऑक्सीडेशन हुआ। तो ऑक्सीडेशन होने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए ना, तो इसलिए ऑक्सीजन वो लिया और वहाँ क्या निकलता है, तो वाटर मॉलिक्यूल निकलता है। तो ये वाटर मॉलिक्यूल मैंने एरो ऐसे करके दिखाया है, तो वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है। और इसके पश्चात क्या बना, तो ATP बना, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी पार्टिकल बना। और जो क्या है, जो हमारे क्या रहता है, हमारे हमको एनर्जी देता है, यानी क्या, ATP के फॉर्म में मुझे ह्यूज एनर्जी निकला। ठीक है, तो ये जो फ्लो चार्ट है ये किसका है, एरोबिक रेस्पिरेशन का है। ओके, तो चलिए अब हम लोग एनएरोबिक रेस्पिरेशन को डिटेल में स्टडी करते हैं। ओके, तो आइए हम लोग एनएरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में स्टडी करते हैं और उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग सीखते हैं। ठीक है, तो क्या इसमें क्या है कि देखिए पहला पॉइंट क्या कहता है कि इन सम ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट द एनर्जी इज रिलीज्ड फ्रॉम द फूड इवन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। यानी क्या, इस रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है, उसके बिना ही वो एनर्जी रिलीज करता है। तो दिस टाइप ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, जनरली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और लोअर क्लास के ऑर्गेनिज्म में ये रेस्पिरेशन होता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑकर्स इन साइटोप्लाज्म। ये कहाँ होता है, तो साइटोप्लाज्म में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में ये रेस्पिरेशन नहीं होता है। ठीक है, तो इसका लोकेशन कहाँ पर है, तो साइटोप्लाज्म में है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द पायरुवेट मॉलिक्यूल्स आर नॉट कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड। यानी क्या, इसमें पायरुवेट मॉलिक्यूल्स कंप्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता है, कुछ पार्टिकल बचे रह जाते हैं। ठीक है, तो इसमें पायरुवेट मॉलिक्यूल कंप्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं हो पा रहा, यानी क्या, यानी इसमें ज़्यादा एनर्जी नहीं बनेगा। राइट है, क्योंकि सारे पायरुवेट मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट नहीं हो पा रहे हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, इस प्रोसेस में इथानॉल बनता है। राइट है, तो इस प्रोसेस में ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ये पायरुवेट मॉलिक्यूल्स टूट के इथानॉल बनाता है एज अ एंड प्रोडक्ट। और दिस प्रोसेस को तो इथानॉल बनने का जो प्रोसेस है इसी को कहते हैं फर्मेंटेशन। ओके, तो फर्मेंटेशन यही होता है कि जब पायरुवेट मॉलिक्यूल इथानॉल में कन्वर्ट हो जाए तो इस प्रोसेस को कहते हैं फर्मेंटेशन। और इस प्रोसेस में बहुत ही लेस अमाउंट में ATP जनरेट होता है। नाउ तो इसका फ्लो चार्ट यहाँ देखें, ग्लूकोज मॉलिक्यूल सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस होकर क्या बनाया, पायरुविक एसिड, ये तो दोनों में कॉमन है। नाउ उसके बाद पायरुविक एसिड का क्या हुआ, फर्मेंटेशन हुआ और इससे क्या रिलीज हुआ, CO2 रिलीज हुआ और साथ में क्या बना, इथानॉल। फार्मूला क्या है, C2H5OH और साथ में ATP लेस अमाउंट में बना। ओके, नाउ अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखिए, जब ह्यूमन, तो ये कभी कभी है ना, ह्यूमन में भी एनारोबिक रेस्पिरेशन हो जाता है।
सर ये क्या आप बोल रहे हो, ऐसा भी होता है क्या? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा भी होता है, हमारे बॉडी में भी एनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है। अगर हम लोग क्या करते हैं कि ओवर एक्सरसाइज कर लेते हैं तो क्या होता है ना कि बॉडी को उस समय ज़्यादा एनर्जीज की ज़रूरत होती है, राइट? तो उस समय क्या होता है, उतना ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जीज नहीं हो पाता है। तो बॉडी को क्या चाहिए, बॉडी को एनर्जी बनाने के लिए उसको ऑक्सीजन चाहिए। तो उस समय जब आप लोग देखिएगा, जब आप लोग जॉगिंग करते तो आपके हार्ट बीट, आपका जो सांस की जो दर है, आपकी ब्रीदिंग की जो दर है वो बढ़ जाता है, क्योंकि उस समय हमको ज़्यादा एनर्जीज की ज़रूरत है। अगर ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है तो मुझे ऑक्सीजन इंटेक बहुत ज़्यादा चाहिए, जिसके कारण जितने ज़्यादा ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स टूटेंगे, इसीलिए हम लोग का ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है। बट हम लोग जब ओवर एक्सरसाइज करते हैं तो जितना हमको चाहिए उतना हमको ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। तो इस केस में हमारी जो एनर्जी को पूर्ति करने के लिए हमारी बॉडी में जो ब्लड में जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो विदाउट ऑक्सीजन के ही ब्रेक डाउन हो जाते हैं, और ब्रेक डाउन होने के बाद वो वहाँ से एनर्जी बनाता है। बट बिना ऑक्सीजन के ब्रेकडाउन होने के कारण वो जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल का जो एंड प्रोडक्ट है, राइट है, वो एंड प्रोडक्ट जो है वो लैक्टिक एसिड होता है, और वो हमारे मसल्स में फैल जाते हैं, जिसके कारण मेरे मसल्स में क्रैम्प आ जाता है, और क्रैम्प के कारण हम लोगों को पेन होता है, राइट है। तो ये एनारोबिक रेस्पिरेशन हमारे ह्यूमन में भी होता है। तो चलिए ह्यूमन में जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है उसके कुछ पॉइंट को हम लोग लिखते हैं, ओके। तो आइए एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ह्यूमन को स्टडी करते हैं कि ह्यूमन में कब एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, ठीक है। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट करते हैं कि एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑल्सो टेक्स प्लेस इन आवर मसल व्हेन देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन ड्यू टू हेवी एक्सरसाइज। मैंने बोला ना कि जब भी हम लोग हेवी एक्सरसाइज करेंगे तो हमारे मसल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। Under such condition, demand of oxygen increases very high। उस समय हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का डिमांड बहुत बढ़ जाता है। To generate energy under such condition, our muscle follow anaerobic respiration। उस समय कुछ समय के लिए उस क्षतिपूर्ति को, मतलब उस समय जो हमको थोड़ी देर के लिए मुझे जो एनर्जी की ज़रूरत है, थोड़ी देर के लिए हमारा जो मसल है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करने लग जाता है। इसमें जो एंड प्रोडक्ट है वो लैक्टिक एसिड बनता है, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें कोई भी CO2 नहीं बनता है, इस प्रोसेस CO2 नहीं बनता है। तो एक्सेसिव बिल्डअप ऑफ लैक्टिक एसिड कॉजेज क्रैम्प इन द मसल। तो मसल में क्रैम्प क्रिएट कर देगा, बहुत पेन करेगा, ठीक है। तो ये जो क्या करता है, तो मसल्स में क्रैम्प क्रिएट कर देता है, खिंचाव भी आ सकता है। तो इसका जो क्या है, तो इसका जो आपका फ्लो चार्ट है मैंने ये दे दिया है कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स क्या करेगा, सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस होगा, उसके पायरुविक एसिड बनेगा, फिर उसका क्या होगा, तो एनारोबिक फर्मेंटेशन होता है। तो फर्मेंटेशन होने के बाद वहाँ पर इथानॉल बनता था, बट ह्यूमन में इथानॉल नहीं बनता है। क्या बनता है, तो लैक्टिक एसिड बनता है, और उसके बाद हमारा जो ATP एनर्जी बनता है, राइट है। तो नाउ अब हम लोग जो आज अभी जो पढ़े हैं, चलिए उसको एक कंप्लीट फ्लो चार्ट में समझते हैं, जिसके कारण आपको ये जो कंप्लीट जो मैंने अभी आपको बताया है उसको समझने में और याद रखने में सुविधा होगा, ओके। तो चलिए इसके कंप्लीट फ्लो चार्ट को हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीट फ्लो चार्ट है जो अभी तक हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। तो देखिए अब क्विक रिवीजन कर लें। तो हम लोग क्या पढ़े कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल का सबसे पहले साइटोप्लाज्म में क्या होता है, तो ग्लाइकोलाइसिस होता है। क्या होता है, तो ग्लाइकोलाइसिस होता है। कहाँ पे, तो साइटोप्लाज्म में, और वहाँ क्या बनता है, तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड बनता है। उसके बाद ये पायरुविक एसिड है वो क्या होता है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, जैसे ईस्ट में एनारोबिक रेस्पिरेशन करेगा तो वहाँ क्या बनाता है, तो इथानॉल बनाएगा, CO2 बनाएगा और एनर्जी बनेगा। यही पायरुविक एसिड अगर हमारे मसल में लैक ऑफ ऑक्सीजन में क्या होगा, अगर साइटोप्लाज्म में वो टूटेगा तो वो क्या बनाएगा, लैक्टिक एसिड बनाएगा, 2 मॉलिक्यूल और एनर्जी बनाएगा।
और यही पायरुविक एसिड यदि क्या बोलते हैं हायर ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगा और इस कहाँ होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, तो क्या बनाता है CO2 H2O एंड एनर्जी बनाएगा। तो और CO2 कितना बनेगा तो 6 मॉलिक्यूल्स बनेगा। ये लोग मैंने जो अभी पढ़ा है उसको एक फ्लो चार्ट में मैंने आपको रिप्रेजेंट करने का कोशिश किया हूँ। ओके, तो आशा करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। तो अगले वीडियो में मैं ह्यूमन जो लंग सिस्टम है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसके पूरी डिटेल वीडियो लेके आने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए बाय, टेक केयर।